You're listening to the Strategic Foresight for Asia podcast. We break down the geostrategic forces shaping Pakistan and the region, delivering foresight and bringing expert analysis and practitioner insights on the trends and choices defining our future. Assalamu alaikum, Dr. Radil. Thank you for joining us today for the Strat Asia podcast. We had been wanting to discuss this. कल जो है हमें फजर के टाइम पे बहुत अच्छी खबर आई कि जो सीज फायर है दैट हैज बीन सक्सेसफुल और उसमें जो सबसे बड़ी हमारे लिए बात थी विच वाज कि पाकिस्तान का जो इसमें रोल रहा है। ये हम काफ़ी दिनों से देख रहे थे कि पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, सारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, वो काफ़ी अरसे से इस पे लगे हुए थे। 2-3 दिन से इट हैड बीन गोइंग ऑन एंड इट ऑलमोस्ट सीम्ड ऐसे लग रहा था जैसे लास्ट मिनट पे हो सकता है कि चीज़ जो है agreement कोई रीच ना हो and that things might end up getting worse. लेकिन लकीली हमें खुशखबरी आई सुबह सबको कि ये हो चुका है अचीव एंड इसमें ऑफ कोर्स पाकिस्तान का जो किरदार है उस पर बहुत पॉजिटिव रिस्पांस भी हमें आया है। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताइए कि आप इसमें किस तरह से इसको देख रहे हैं, पाकिस्तान का जिसमें रोल अभी रहा है। Yeah, I think everyone is relieved. जिस तरह से प्रेशर परसों से चल रहा था और ट्वीट से जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से आए जिसमें उन्होंने कहा कि जी हम सिविलाइजेशन ही खत्म कर रहे हैं, तो काफी सारी कयास आ रही थी कि जी सिविलाइजेशन खत्म करने पे, बिकॉज दैट्स टोटली जेनोसाइडल इंटेंट, जिसपे वेस्टर्न मीडिया भी काफी क्रिटिसाइज कर रहा है। और कल व्हाइट हाउस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस पर भी काफी उन्होंने क्रिटिसिज्म किया कि एक सिटिंग प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स वो किस तरह से इस तरह की थ्रेट्स दे सकता है कि सिविलाइजेशन को हम खत्म करें। तो कुछ लोगों का ये भी ख्याल था, मेरा भी ये था कि शायद ये हो तो नहीं सकता, लेकिन जैसे प्रेसिडेंट ट्रम्प हैं उनका एराटिक बिहेवियर है, कभी वो डील्स ऑफर कर रहे होते हैं, कभी इस तरह मैक्सिमलिस्ट पोजीशन में, तो हो सकता है कि उनके एडवाइजर्स कहे कि जी हम सैमसंग ऑप्शन यूज करें, दैट मीन्स कि न्यूक्लियर भी कर सकते हैं, चांसेस कम है। लेकिन वो काफी एक तरह से डेंजरस ट्रेजेक्टरी थी जिसके अंदर कोई उम्मीद जरा कम होती जा रही थी। लेकिन जिस तरह से खबरें आई हैं कि पाकिस्तान ने कोई लेट नाइट लास्ट आवर कुछ चीजें जो जिस तरह से मैनेज कर ली, जिसके अंदर प्रॉब्ली यूनाइटेड स्टेट्स का अपना इंटरेस्ट भी था, उनको ऑफ रैंप चाहिए था। जितनी उनको ह्यूमिलेशन हो गई एक तरह से, उनकी एक जो पावर का या प्रेस्टीज जिस तरह से अब कंटेस्टेबल हो गई है, दे नीडेड ऑफ रैंप, और वो उनको पाकिस्तान की सपोर्ट शायद इस वजह से ज़्यादा बेहतर लगी क्योंकि पाकिस्तान के रिलेशंस हैं और फिर पाकिस्तान से ईरान के थ्रू बात कर सकता है। तो यूएस को एक तरह से फेवर किया पाकिस्तान ने इस तरह से ऑफ रैंप दिलवा के। डेफिनेटली वो पूरे रीजन और दुनिया के लिए भी अच्छा है। चाइना का भी रोल अभी इस पे बात कर रहे हैं कि जी चाइना ने भी शायद कुछ इस तरह के ईरान को कोई इनकरेज किया टू एंगेज, बिकॉज दूसरी कोई ऑप्शन थी नहीं। अगर ये ना होता और यूनाइटेड स्टेट्स मैसिव बॉम्बिंग की तरफ चले जाते हैं, इसराइल तो ऑलरेडी कर रहा था, तो फिर ईरान भी उसी तरह से रिटेलिएट किया, फिर वो शायद पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से हम क्रॉस कर चुके होते, फिर चीज़ें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो आई थिंक एक बहुत बड़ी एफर्ट थी पाकिस्तान की तरफ से, डिप्लोमेटिक एफर्ट, जिससे पाकिस्तान का डेफिनेटली एक इमेज भी इम्प्रूव हुआ और इसकी कैपेसिटी भी लोगों को पता चली कि भी बेशक हम रिलेटिवली स्मॉलर कंट्री हैं, हम ज़्यादा नहीं छलांगे मारते हैं इंटरनेशनल फोरा पे, लेकिन जब डिलीवर करने की बात आई तो बियॉन्ड आवर कैपेसिटी आई थिंक वी वर एबल टू डिलीवर दैट। और ये जो सीज फायर हुआ है ये कोई पीस परमानेंट नहीं है, इट्स अ सीज फायर, और एक नेगोशिएशन शुरू हो रही है जो सैटरडे मॉर्निंग से, लेट्स होप किस तरह से चलती है। हाउ डू यू सी दैट? ये तो मेरा एक था, बिकॉज लेट्स हैव दिस कॉन्वर्सेशन। आप किस तरह से देख रही पाकिस्तान के रोल को? सो बिल्कुल एब्सोल्युटली बहुत पॉजिटिव रोल एंड आई थिंक इसमें जो काफ़ी डिफिकल्टी सिचुएशन थी, इतनी सारी पार्टीज को ऑनबोर्ड करना, ईरान को अग्री करवाना, यूएस को अग्री करवाना, बाकी जो रीजनल कंट्रीज हैं, पाकिस्तान अपनी उनके साथ भी रिलेशनशिप को पाकिस्तान ने एक बैलेंस रखना है, ये सारी कंसिडरेशंस भी थी। एंड ऑफ कोर्स जो ग्रेट पावर्स हैं, आपने जैसे मेंशन किया चाइना का भी रोल है, रशिया का भी रोल है। मेरे ख्याल में एक काफ़ी ये इंटेंसिव किस्म का बैलेंसिंग एक्ट भी रहा है कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, it has really played this out really quite well. Maintaining relationships, maintaining connections, maintaining communication सारों के साथ और सारों के पॉइंट्स को ऑनबोर्ड करना, तो वाकई एक जो लास्ट मिनट पे जिस तरह से इन्होंने अचीव कर लिया है, इसमें वी शुड टेक प्राइड इन इट। आई एब्सोल्युटली बिलीव दैट।
और इसका हमें ये एक्नॉलेजमेंट जो है ये सिर्फ हम तो ऑफकोर्स नहीं कर रहे, पूरी दुनिया से भी आ रही है अक्रॉस द बॉर्डर। हमने ये भी देखा कि कुछ लोग हैं जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं इंडिया की तरफ से, लेकिन उनके बहुत सारे एनालिस्ट हैं, स्कॉलर्स हैं जो एक्नॉलेज कर रहे हैं कि एक पाकिस्तान में काफ़ी एक बड़ी अचीवमेंट है एंड वी शुड एक्नॉलेज इट एंड वी शुड रिस्पेक्ट इट, सो दैट्स पॉजिटिव। लेकिन अभी ये है कि हमने फिर उसके बाद देखा कि ये तो कल सुबह की बात है कि ये बड़ी पॉजिटिव खबर आ गई, साई ऑफ रिलीफ अक्रॉस द रीजन अक्रॉस द वर्ल्ड। लेकिन फिर शाम को वी स्टार्टेड सीइंग कि खबरें आना शुरू हो गई कि इसराइल हैज स्टार्टेड अटैकिंग लेबनान अगेन, और उसमें कल रात मेरे ख्याल में जो उनकी जो फाइनल कैजुअलिटी काउंट अब प्रोबेबली हैज क्रॉस 300, तो सारी रात वहाँ पर काफी सवेर। और अब हम ये देख रहे हैं कि नाउ स्टेटमेंट्स थोड़ी सी अब कंफ्लिक्टिंग सी आना शुरू। सो इसराइल और यूएस पर, एक्चुअली यूएस में आई थिंक इट वाज मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उनकी एंड टॉकिंग टू रिपोर्टर्स ही सेड कि लेबनान वाज नेवर पार्ट ऑफ द सीजफायर एग्रीमेंट, एंड टू द कॉन्ट्री हम देख रहे हैं कि ईरान की तरफ से, इवन पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आई कि लेबनान वाज एब्सोल्युटली पार्ट ऑफ इट। तो अब क्या आपको लग रहा है कि डू यू थिंक दिस सीज फायर जो एक इतनी मुश्किल से जो अचीव किया है, जिसमें सबका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, is it going to hold, या is this an effort by Israel to derail the entire peace process before it even begins? I reference this specifically because हमारी जो लीडरशिप ने भी ये रेफरेंस किया था इसका कि लास्ट मिनट सीज फायर अचीव करते करते जो आखिरी मिनट पे जो स्पॉयलर्स आए थे कुछ, वो इसराइल की तरफ से आए थे, इसराइल नीड्स टू बी कर्ब्ड। ये इम्पोर्टेंट है। देखिए, एक तो एक ट्वीट की भी कंट्रोवर्सी आई कि जी प्राइम मिनिस्टर ने हमारे जब ट्वीट किया तो उनके उसमें मैसेज में बड़ा क्लियर था लेबनान वाज इंक्लूडेड। और जब इस तरह की हाई स्टेक्स डिप्लोमेसी हो रही होती है तो जिसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है, ईरान इन्वॉल्व है और प्रेसिडेंट ट्रम्प का ऑफिस डायरेक्टली इन्वॉल्व है, मेरे ख्याल जो हर लफ्ज उसमें जो यूज किया है वो म्यूचुअल कंसेंसस से ही हुआ होगा। तभी प्राइम मिनिस्टर की हमारी जो एक स्टेटमेंट थी हमारी ऑफिशियल, उसके अंदर ट्वीट के अंदर भी था कि दिस आल्सो कवर्स लेबनान। लेकिन जिस तरह से हमने पहले देखा है गजा के ऊपर कितना कुछ हुआ, बोर्ड ऑफ पीस बना, एग्रीमेंट्स हुए, इसराइल जो अपनी हठधर्मी से बाज तो नहीं आते, वो तो अपना करते रहते हैं। और फिर देन इफ यू रेफर टू कि जी इस सारे कॉन्फ्लिक्ट में ऑब्जेक्टिव्स अगर हम सबके देखें तो इसराइल के ऑब्जेक्टिव्स तो यही है कि रीजन टर्मोइल में रहे। तो उनको शायद ये पीस जो की तरफ जो प्रोसेस शुरू हुआ है वो उनको शायद पसंद नहीं होगा। और भी कुछ जीसीसी कंट्रीज में हो सकते हैं कि जिनके इंटरेस्ट में ये ना हो कि जी ईरान को एक तरह से एक लेजिटिमेसी मिल गई, बिकॉज ईरान विल बी सिटिंग ऑन द टेबल विद यूनाइटेड स्टेट्स। अगर टेबल एक कमरे में ना भी हुए, जैसे खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान मीडिएटर को करेगा या उनका मैसेजेस ट्रांसफर करेगा, लेकिन दोनों पार्टीज जो है एक तरह से इक्वल उस पे स्टेटस पे बैठकर बात तो करेंगी। तो कई शायद कुछ कई तो नहीं, कुछ गल्फ कंट्रीज शायद उससे भी नाला हो, तो स्पॉयलर्स तो होंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि ईरान इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग रिस्पॉन्डिंग कहे कि जी हम नहीं आ रहे। उनका डेलीगेशन जो आज हमने स्टेटमेंट देखी कि उनका डेलीगेशन आज रात पाकिस्तान पहुंच रहा है, इस्लामाबाद पहुंच रहा है। और कल रात की स्टेटमेंट यूनाइटेड स्टेट्स की भी यही थी कि जी वहाँ का डेलीगेशन जेडी वांस लीड करेंगे, विच इज गुड, इम्पोर्टेंट है। तो वो आएंगे। तो ये लेबनान वाला इशू जो है ये सीरियस है, क्रिटिकल है, लेकिन ये इशू की वजह से ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए, बिकॉज इसके बाद कोई रास्ता और नहीं है निगोशिएशंस का, डिप्लोमेसी का। तो मेरा ख्याल है सारी पार्टीज को भी पता है इस तरह के स्पॉयलर्स आएंगे, लेकिन उसको उन चीज़ों को लेके अगर कहे कि हम बात नहीं करना चाहते और ख़त्म कर दे तो फिर डेड एंड आ जाएगा, फिर इसके बाद कोई शायद एफर्ट सक्सेसफुल ना हो। बिल्कुल एब्सोल्युटली आई एग्री। और वो जो आपने बात की कि स्पॉयलर्स की, इसराइल का रोल हमारे सामने है, इट्स बीन क्वाइट कंसिस्टेंट नॉट जस्ट इन दिस कॉन्फ्लिक्ट। अब जैसे लास्ट ईयर भी जो हुआ था ईरान और इसराइल की जो 12 डे जो वॉर हुई थी उसको भी हमने देखा, उसके अलावा भी इससे पहले गजा में भी जिस तरह से हो रहा है वो चीज़ें हमारे सामने बिल्कुल हैं। एंड आई थिंक उसमें दिस देन ऑल्सो अब एक्सपेक्टेशंस जो है वो फिर अमेरिका पे भी आ गई ना कि अमेरिका नीड्स टू कर्ब इट्स सो कॉल्ड quote unquote frontline ally जो इसराइल जिसको जिसको वो कंसिडर करते हैं, because if they do not want this peace process to go forward, तो जैसे आपने कहा then things would spiral, possibly spiral very quickly out of control। और ये लग रहा था सबको खत्ते में भी, बाकी उसके अलावा भी शायद ये पॉइंट जो है अब हम रीच कर चुके हैं। जो रीजनल कंट्रीज हैं बिल्कुल उनके भी इंटरेस्ट में, शायद सबसे ज्यादा उनके इंटरेस्ट में है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है दिस नीड्स टू कम टू एन एंड। जो इम्पैक्ट जो उन्होंने इसमें रिसीव जो किया है, जिस तरह से हमने देखा कि ईरान ने जो है उनकी
हर सारे GCC कंट्रीज में जो अटैक्स हुए, विच ईरान कॉल्ड रिटेलिटरी अटैक्स अगेंस्ट द US। लेकिन उसके बावजूद इट वाज इंटरेस्टिंग टू सी के जो स्टेटमेंट्स आई हैं, रिस्पांस आया है टुवर्ड्स दिस सीज फायर विच हैज बीन रीच्ड, वो यूएई से जैसे हमने देखा, उनका जो रिस्पांस है इट इज स्टार्कली डिफरेंट फ्रॉम जो कतर का फॉर एग्जांपल रिस्पांस है। सो कतर का रिस्पांस अगर हम देखें, दे आर क्वाइट अमेनेबल टू दिस, दे आर एनकरेजिंग, दे आर सेइंग कि बिल्कुल वी नीड टू सी दिस प्रोसेस थ्रू। ऑन द अदर हैंड अगर हम यूएई का देखें तो उसमें उनकी पोजीशन इज अ लिटिल हार्शर, दे वांट ईरान टू बी हेल्ड रिस्पांसिबल, ईरान टू ऑफर रेपरेशंस एटसेट्रा। तो बिल्कुल ये किस तरह से अब आगे चीजें चलती हैं ये भी देखनी पड़ेंगी। इसी में दिस ब्रिंग्स अस देन टू द नेगोशिएशन एजेंडा। सो अभी हम क्या मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके ख्याल में कि अभी बोथ पार्टीज आर कमिंग डाउन टू द कैपिटल, ये प्रोसेस एक शुरू होगा, हमारी भी एक्सपेक्टेशन क्या है कि हाउ पॉजिटिव डू यू थिंक या हाउ विलिंग बोथ साइड्स वुड बी टू गो ऑन दिस? बिकॉज कुछ दिन पहले हमने देखा कि पिछले महीने US ने अपना 15 पॉइंट एक एजेंडा दिया जो काफी ब्रॉड एजेंडा था, उसको हम डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि ईरान रिस्पॉन्डेड आल्सो टू 10 पॉइंट एजेंडा, इस पे अभी बातचीत। तो हाउ डू वी सी दैट? क्या हमें लग रहा है रियलिस्टिकली क्या या स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो सकता है अचीवेबल जो है? अच्छा, बिफोर वी डिस्कस दिस, एक जो लेबनान वाला इशू है, मेरा ख्याल है कि ये यूनाइटेड स्टेट्स की कॉन्सेंट से ही हो रहा है, बिकॉज वो निगोशिएशंस के दौरान भी एक प्रेशर रखना चाहते हैं ईरान के ऊपर कि जी ये एक इजराइल फैक्टर जो है शायद हम इसको कंट्रोल ना कर सके, इसलिए आप निगोशिएट या ज्यादा कंसेशंस दें। तो ये भी एक्सपेक्ट करना कि इसराइल खत्म कर देगा फौरन, लेकिन मेरा ख्याल है कि दोनों इसराइल और यूनाइटेड स्टेट्स से की फ्रिक्वेंसी पे हैं और वो इसको एज अ प्रेशर टैक्टिक यूज करेंगे ईरान से ज्यादा कंसेशन लेने के लिए निगोशिएशन। इरानियंस जो इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अगर हम देखा जाए तो वैसे तो वॉर्स में कोई विनर नहीं होता, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से देखें अभी तक कि ईरान जिसके पास कोई लैंड फोर्सेस भी इतनी क्रेडिबल नहीं थी, नेवी भी इतनी क्रेडिबल नहीं थी, उनके पास एयरफोर्स भी नहीं थी Sorry. वो अपने मिसाइल और ड्रोन्स की से ही एक सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरी न्यूक्लियर पावर इसराइल, उसके अगेंस्ट वो अपने ऑब्जेक्टिव्स किसी हद तक अचीव कर चुके हैं, पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स। वी कांट से कि जी दे आर विनर्स, लेकिन दे आर इन अ मोर बेटर ऑफ पोजीशन टू नेगोशिएट, बिकॉज जिस तरह से उन्होंने हरमूज को यूज किया है, तो कुछ कमेंटेटर्स तो कह रहे हैं कि दे हैव इमर्ज्ड एज द फोर्थ मेजर पावर, ग्लोबल पावर, के जो यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना और अब ईरान, बिकॉज उनके हरमुज के कंट्रोल की वजह से उन्होंने जिस तरह से ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर वो किया है, इम्पैक्ट क्रिएट किया है, और वो उनके पास इतना बड़ा लेवरेज आ गया और उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट भी किया है, तो वो एक इन्फ्लुएंस उनका ग्लोबल लेवल पे है। तो उस पोजीशन से जब वो अपने निगोशिएट करेंगे 10 पॉइंट्स जो भी हैं, 15 पॉइंट्स आपने जैसे कहा यूनाइटेड स्टेट्स के थे, तो यूनाइटेड स्टेट्स के 15 पॉइंट में अगर आप देखें तो 4 पॉइंट 5 पॉइंट तो रेपिटेटिव है, एनरिचमेंट नहीं होगी, न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे, फैसिलिटीज परमानेंटली क्लोज करेंगे, आईए वगैरह वो करके। और जो उनकी स्टेट डिपार्टमेंट या प्रेसिडेंट ट्रम्प की स्टेटमेंट्स देखें, रूबियो की देखें या जेडी वांस की देखें, वो या पीट्स हेक्स की देखें जो वॉर सेक्रेटरी हैं, ऑब्जेक्टिव्स उनके बड़े उनमें कोहरेंस नहीं थी। तो इसी तरह से उनके 15 पॉइंट्स भी जो है एक विश लिस्ट है जो नहीं। लेकिन ईरान के अगर आप देखें तो वो लॉन्ग टर्म के उसमें एड्रेस करते हैं कि जी आपने परमानेंट अगर स्टेबिलिटी लानी है। सो आई थिंक वी कैन गो थ्रू दीज 10 पॉइंट, बिकॉज ये बेसिस बनेगा नेगोशिएशंस का ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के दरम्यान में। और ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि 2 दिन की टॉक जो होगी या 1.5 दिन की इस्लामाबाद के अंदर इसके बाद पीस हो जाएगा, नहीं। आई थिंक ये प्रोसेस स्टार्ट होगा, हाउ इट गोस फ्यूचर में इट ऑल डिपेंड्स कि कितनी फ्लेक्सिबिलिटी शो करते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स को मैंने जैसे आपको एक तमीद बांधी इसलिए कि जब कोई निगोशिएशंस करती हैं पार्टीज तो वो देखती है अपनी पोजीशन को। तो इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में यूनाइटेड स्टेट्स वीकर पोजीशन पर है, बिकॉज उसको सबसे ज्यादा उसकी क्रेडिबिलिटी अफेक्ट हुई, ग्लोबल स्टैंडिंग उसकी अफेक्ट हुई, उसको पता है इकोनॉमी की, उसके अलाइज उससे नाराज हो गए, नेटो कंट्रीज उससे हो गए, नेटो के सेक्रेटरी जनरल इस वक्त वाशिंगटन में, और वो जो स्टेटमेंट्स आ रही है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प उनको कहेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स नेटो से विड्रॉ कर रहा है, तो वो एक बहुत बड़ा ब्लो होगा उनके लिए। तो ये सिर्फ सारा के सारा जो है सिलसिला जो शुरू हुआ है वो ईरान कॉन्फ्लिक्ट से हुआ है उसमें। तो उनकी जो स्टैंडिंग है काफी कमजोर है। ईरान रिलेटिवली उसका इस रीजन के अंदर भी एक तरह से स्टैंडिंग जो अभी आ गई है कि जी ऑल अलोन with no allies, with no support from any major countries,
they've been able to withhold two nuclear power, not one. एक सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट्स विद thousands of weapons, 5,000 प्लस, और प्रेसिडेंट जो बड़ा इराटिक है उसको भी उन्होंने मैनेज किस तरह से किया उसकी डिसीजन मेकिंग को। दूसरा जो इसराइल है जो स्पॉइलर रहा है एक, तो आई थिंक उनकी पोजीशन काफी बेहतर उसमें नेगोशिएटिंग टेबल पे, और वो बिल्कुल। भी उसी तरह से उस पे करेंगे। जी, वी कैन कम टू पॉइंट्स, लेकिन यू हैव समथिंग टू से ऑन दिस, तो फिर हम। बिल्कुल हाँ, मैं इसमें ये भी ऐड करना चाह रही थी कि जैसे आप कह रहे हैं कि जो ईरान की जो नेगोशिएटिंग पोजीशन है, एब्सोल्युटली इट इज स्ट्रांग गिवन द आउटकम जो भी हमने देखा है ये जो 20 फेब से जब से जंग चल रही है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है इसमें कि जो ग्लोबल कम्युनिटी है, स्पेशली जब एलाइज की जैसे आपने बात की, तो एक जो प्रेशर क्रिएट किया जा सकता था ना फ्रॉम द ग्लोबल कम्युनिटी ऑन ईरान के इस यूएस के पॉइंट्स को वो माने, अब वो प्रेशर जो पॉलिटिकल क्लाउड जो है वो भी यूएस की साइड पे अब नहीं है, because Iran has managed to, in that sense, maybe diplomatically isolate कर देना would be too strong a phrasing. लेकिन हमने देखा कि यूएस ने कहा कि फोर्स के साथ एलाइज को कहा कि लेट्स फोर्स ओपन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दे कैटेगोरिकली रिफ्यूज्ड। इंडिविजुअली उन्होंने ईरान से बात करना शुरू कर दी, ईरान के साथ उनका समझौता हो गया, फ्रांस की शिप्स चली गई, इटली ने भी बात करना शुरू कर दी। तो वो जो एक पॉलिटिकल प्रेशर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से यूएस को हैव लेवरेज्ड अगेंस्ट ईरान, वो अब उसकी स्टैंडिंग नहीं है। So in that sense also बिल्कुल ईरान की जो पोजीशन है that is actually much stronger. तो आई थिंक नाउ वी कैन डिस्कस 10 पॉइंट्स जो बेसिस बनेंगे मोस्ट लाइकली नेगोशिएशंस का, अगर यही वो है, क्योंकि ये तो अब काफी वेस्टर्न मीडिया के अंदर पब्लिश हो चुका है और ईरान ने भी इसको रिलीज किया है। सबसे पहला तो वो कहते हैं नंबर वन के नॉन एग्रेशन परमानेंटली हमें गारंटी दे कि जी हमारे खिलाफ एग्रेशन नहीं होगी, जो आई थिंक वेरी लेजिटिमेट डिमांड है, बिकॉज आपने मिलिट्री अपने इंस्ट्रूमेंट को यूज करके देख लिया कि आप सबड्यू नहीं कर सके ईरान को, तो लेट्स हैव दिस एग्रीमेंट के फ्यूचर में एग्रेशन नहीं होगी ईरान के खिलाफ। सेकंड में जो पॉइंट है वो कह रहे हैं कि जी कंट्रोल जो हरमुज का है वो ओमान, ईरान या रीजनल कंट्रीज के उससे होगा, जिसमें ईरान उससे बेनिफिट करना चाहता है, और उनका एक ऑब्जेक्टिव ये है कि इतने लॉसेस जो हुए वॉर से, जो डिस्ट्रक्शन हुई है, तो जो रेवेन्यू जनरेट होगा इससे स्ट्रेट को कंट्रोल करने से, उससे वो अपना रीबिल्ड करना चाहते हैं। इस पे डिसएग्रीमेंट होगा बिकॉज जो जीसीसी कंट्रीज हैं बाकी जो इससे बेनिफिट ना करे, अगर अगर इस तरह का कोई अरेंजमेंट होता है कि ओमान और ईरान एग्री कर जाते हैं और बाकी कंट्रीज को पे करना पड़ता है, तो शायद वो उनके लिए एक नो गो एरिया होगा, क्योंकि उनकी इससे रेवेन्यूज इफेक्ट डेफिनेटली होंगे, उसमें सारा ऑयल वगैरह जो इससे शिप होता है। Plus, the rest of the world may also object to this because the cost of energy would increase, cost of trade would increase, everything will increase. तो ये एक sticking point होगा। ईरान may show some concessions for the time being, conditional रख के कि इसको एज ए लिवरेज फ्यूचर में भी यूज करे कि कोई एग्रेशन हो इसके खिलाफ, या इसके जो अलाइज है जो कहते हैं कि जी उस रीजन के अंदर जो ईरान के सपोर्ट में होते हैं उनको कभी हार्म हो तो दे कैन ऑलवेज यूज दिस एज ए लिवरेज। ये हो सकता है कि फिलहाल ये इसको रेवेन्यू इम्पोज ना करें, लेकिन ऑप्शनल इस तरह की कोई रख ले, तो इस पर निगोशिएशन जरा मेरा ख्याल है कि होंगी। थर्ड पॉइंट, ईरान कहता है कि जी जो अलाइज हैं, हिजबुल्लाह है, लेबनान है में, जो सीरिया में, इराक में है, उसको उनको अटैक नहीं करना चाहिए। सो मोस्टली वो इसराइल के ऊपर है। अब यूनाइटेड स्टेट्स इसराइल को कंट्रोल कर तो सकता है लेकिन करेगा नहीं, बिकॉज इन्फ्लुएंस एक तो वहाँ पे जूश लॉबी की है और इसराइल के एक अपने एम्बिशंस हैं ग्रेटर इसराइल के, तो वो तो इस तरह से ग्रेजुअली जो है टेरिटरी ऑक्यूपाई करना चाहते हैं और ऑपोजिशन जो भी उनके रेजिस्टेंस है उनको न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट शायद एग्री कर जाए, इसराइल नहीं करेगा तो इसराइल पे कोई इंटरनेशनल लॉ अप्लाई नहीं होता, हमने देख लिया कोई वेस्टर्न पावर्स कोई कंट्रीज उस पर नहीं करते, तो वो शायद एक चीज चलती रहेगी। फोर्थ जो इंटरेस्टिंग है जिस पे आप भी जरा कमेंट करें कि दे आर सेइंग कि यूएस के बेसिस बंद कर दें रीजन में, अगर देखा जाए तो। that to me, जी बोलिए। ये काफी अच्छा, it's interesting because is this an overreach? कि उन्होंने broad statement इतनी दे दी है, then maybe they would bring it down to something that is an acceptable level. क्योंकि I do not see कि how America one would agree to this. I also do not see कि जो regional countries हैं वो agree करेंगी। उस पे भी it can be debated because अभी जिस तरह से हमने देखा कि इस जंग में जिस तरह से सारी situation हुई है, regional countries ने कितना इसमें सफर किया,
लेकिन और उनकी तरफ से कंप्लेंट भी आई कि हमें जो एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी चाहिए थी अमेरिका की तरफ से, हमारे डिफेंस में हमें कुछ नहीं मिला. वी केप्ट गेटिंग हिट ओवर एंड ओवर अगेन, एंड वट एवर प्रोटेक्शन वॉज बींग ऑफर्ड वो अमेरिका या इसराइल के फायदे में जा रहा था, लेकिन हमें नहीं मिला. उसी में हमने देखा है इन दिस एंटायर प्रोसेस, जैसे साउथ कोरिया से उन्होंने अपने जो थर्ड डिफेंस सिस्टम है वो भी उन्होंने मूव कर दिया. तो ये इससे काफी बड़ा सवालिया निशान होता है. आई मीन रीजनल कंट्रीज मेरे ख्याल में दे शुड बी थिंकिंग अबाउट दिस कि हमें क्या जो एक कहा गया था कि हैविंग दीज बेसिस इन आवर रीजन इट वुड ऑफर सम काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव शील्ड फॉर अस. इज दैट एक्चुअली समथिंग दैट इज वायबल? इज दैट समथिंग जिस पे इनको रिलाई करना चाहिए, या फिर इनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी ज्यादा बेहतर और रीजनल रीजनल स्टेबिलिटी भी इसी में गारंटीड है इफ दे अग्री कि हम यहाँ पे बेसिस को कोई जगह नहीं देंगे? बिकॉज इफ यू लुक एट इट, तो इनकी जो पब्लिक है, जितनी भी ये जीसीसी कंट्रीज हैं, लीडरशिप इज ऑन वन साइड, पब्लिक इज ऑन द अदर साइड. पब्लिक आई थिंक वुड बी वेरी सपोर्टिव. हमने देखा भी प्रोटेस्ट भी आउटब्रेक हुए कि अमेरिकन का इस रीजन से अगर विथड्रॉल होता है, they would actually be quite supportive of that notion. But again, leadership is in a different position. हम्म। हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग इशू होगा. देखिए, जैसे आपने भी कहा कि इन बेसिस की वजह से इस रीजन की वल्नरेबिलिटी कितनी बढ़ जाती है. दूसरी बात ये है कि ये जो सारी सिक्योरिटी की कॉस्ट तो इन्हीं कंट्री से ली जा रही, तो आप सब कुछ पे भी कर रहे हैं और सिक्योर भी नहीं है एक एक्स्ट्रा रीजनल पावर को यहाँ पे होस्ट करके. और अगेंस्ट हूँ, क्योंकि मिलिट्री ऑप्शन तो देख लिया इन रीजनल कंट्रीज ने कि वो ईरान को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. Yeah. ज्योग्राफी ये है कि इन्होंने रहना है. तो आई थिंक एक रियलाइजेशन आएगी जीसीसी कंट्रीज के अंदर भी कि वी नीड टू वर्क विद ईरान, कोई Yeah. वर्केबल सॉल्यूशन करें. तो जो वर्केबल अगर कोई रिलेशनशिप इनका आपस में होता है, तो फिर जस्टिफिकेशन भी यूएस के बेसिस की वहां पे नहीं रहती, बिकॉज वो अगेंस्ट होम सिक्योरिटी. वो यूएस बेसिस इसराइल के अगेंस्ट तो कभी होने से नहीं रहे, यूज नहीं होने लगे. Mm. तो ईरान Look, और इनका आपस में जंग करके देख लिया कि कोई इसका सोल्यूशन नहीं है, हमें रहना है. तो आई थिंक ये रियलाइजेशन और कुछ अच्छी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आई थी, जैसे प्राइम मिनिस्टर के कतर के प्राइम मिनिस्टर, उनके फॉरेन मिनिस्टर बड़ा mm. अच्छी ड्यूरिंग क्राइसिस भी कहा, ऑल्दो कि वो टारगेट हो रहे थे ईरान, उनके कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर. उन्होंने कहा था कि जी ज्योग्राफी ऐसी है कि वी हैव टू को सर्वाइव, इधर वी हैव टू लिव इन दिस रीजन. तो आई थिंक वो ब्रिज बिल्डिंग होगी. एक दो कंट्रीज हैं जो शायद ज्यादा इसराइल की तरफ इंक्लाइंड है और वो इस रीजन को हॉस्टाइल रखना चाहते हैं, या जो भी इसराइल के इंटरेस्ट के साथ. लेकिन मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज जैसे कुवैत हो गया, ओमान हो गया, इवन बहरेन जो कि इतना बड़ा यूएस का नेवल सेटअप वहां पे होस्ट करते हैं, इन्होंने अगर रियलिस्टिकली ऑब्जेक्टिवली अगर असेस करें कि उनके अपने लोगों के इंटरेस्ट में क्या है, यूएस बेसिस ऑन देयर टेरिटरी जिसको वो पे भी करते हैं, और फिर साथ के अंदर एक खामखा में इस रीजनल वॉर के अंदर भी पड़ जाते हैं. अच्छा, लेट्स कंटिन्यू विद द पॉइंट्स. जो 6 पॉइंट था, राइट टू न्यूक्लियर एनरिचमेंट, ये इतना बड़ा इशू नहीं है, बिकॉज ईरान बीइंग एनपीटी कंट्री, जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, जिसके अंदर वो आर्टिकल 4 जो एनपीटी के एडहेरेंस है, सिग्नेटरीज है, उनको अलाउ करता है कि आप पीसफुल एप्लीकेशन के लिए एनरिच कर सकते हैं टू अ सर्टन लेवल. बियॉन्ड सर्टन लेवल जब वेपन्स की तरफ है उस पर, तो ये तो राइट एक लीगल इंस्ट्रूमेंट इनको देता है. लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल ने इसको इतना बड़ा बना दिया है कि जी ईरान कैन नॉट हैव अ न्यूक्लियर वेपन. ईरान ने तो पहले भी कहा था, फतवा दिया था. ओके, कंटेस्टेबल है कि वो पॉलिटिकली ओरिएंटेड भी हो सकता है, इंटेंट कभी भी चेंज हो सकती है जब कैपेबिलिटीज कोई कंट्री कर लें. यस, वो एक उनका कंसर्न था. लेकिन एट दिस मोमेंट, जब फरवरी 28 को अटैक शुरू भी हुआ, तो उससे एक दिन पहले ओमानी जो फॉरेन मिनिस्टर जो कि एक्टिवली इन्वॉल्व थे बायलैटरल टॉक्स के अंदर, उन्होंने कहा था ईरान ने जो कंसेशंस अभी दिए हैं न्यूक्लियर के ऊपर, कि वो बिल्कुल इसको खत्म करना चाहते हैं, और इवन जो मटेरियल भी शायद वो किसी और कंट्री में शिफ्ट करने, इससे बड़ा कंसेशन ईरान ने जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन में भी नहीं दिया था. तो आई थिंक ईरान उस पर एमिनेबल है, लेकिन इसको पॉलिटिकली इसलिए यूज करेगा बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स इसको बहुत बड़ा बना के एक विक्ट्री शो करना चाहता है कि जी हमारा मेन ऑब्जेक्टिव. अब चूंकि अब जो रिसेंट स्टेटमेंट्स आप देखें, तो वही कह रहे हैं कि ईरान कैन नॉट हैव अ न्यूक्लियर वेपन. ईरान तो कहता है आई डोंट वांट टू हैव अ न्यूक्लियर वेपन. तो फिर ये सारी जंग क्या है? तो वो फिर एनरिचमेंट पे आएगी बात
कि आप आईए को एक्सेस दें, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो सेफ गार्ड्स अपने वेरीफाई करती है। तो ईरान ने तो पहले भी दिए हुए थे, वो तो जब JCPOA ट्रम्प साहब ने टर्मिनेट किया और उसके बाद हालात जरा इनके कशीदा हो गए तो फिर उन्होंने सिग्नलिंग के तौर पर उनको स्टॉप कर दिया। तो दिस इज समथिंग जो ईरान इसको निगोशिएट करेगा, यूज करेगा अपने पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए। पूरा वो नहीं देगा बिकॉज लीगली इट हैज द राइट, लेकिन उस पर ट्रांसपेरेंसी शायद कर दे कि जी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी हम देंगे एडिशनल प्रोटोकॉल वगैरह के कॉन्टेक्स्ट में उसमें। सेवन जो अच्छा, है जी I have a question because this question has been floating around. So, अगर let's say for instance if negotiations या जिस तरह से ये process चल रहा है, if Iran thinks that if Iran feels it's not going its way, yeah, it needs to use greater leverage. ये सवाल भी क्योंकि अभी किया जा रहा था in the last couple of weeks कि would we see a situation जहाँ पे Iran announces that it will withdraw from the NPT? Just to signal sort of pressure, because if I'm not mistaken there is a trigger mechanism होता है, 60 day का शायद कोई review period होता है। So do you think ऐसी situation आ सकती है कि Iran might use that option to to create pressure and bring the negotiation on terms that are favorable Iran के लिए? देखिए लीगली जो ये ट्रीटी है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जैसे तकरीबन सारे इंटरनेशनल जो ट्रीटीज होते हैं उनके अंदर स्केप क्लॉज होता है। तो इसके अंदर भी एक आर्टिकल है कि 3 months का नोटिस देके कंट्री कह सकते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी कंसिडरेशंस की वजह से हम जो है इस ट्रीटी से विड्रॉ कर रहे हैं। नॉर्थ कोरिया इसी तरह से 2003 में उन्होंने किया था और विड्रॉ कर दिया, उसके बाद वो न्यूक्लियर। तो ईरान को लीगली तो है, लेकिन और उन्होंने सिग्नलिंग भी की थी कि पार्लियामेंट में डिबेट शुरू हो गई है कि जी जब उनके सेफ गार्ड है न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो अंडर आईए सेफ गार्ड्स हैं जो कि सिविलियन है उनके बकौल, और आईए को डिक्लेयर्ड है, उस पर इतनी बॉम्बिंग की जा रही है, तो फिर फायदा क्या कि आप एक इंटरनेशनल ट्रीटी की ऑब्लिगेशंस आपने ऊपर रखे। तो एक डिबेट शुरू हुई थी, लेकिन एट दिस मोमेंट आई थिंक वो विड्रॉ नहीं करेंगे। रीजन बीइंग कि अभी जैसे हमने शुरू में बात की, एनवायरनमेंट फेवरेबल ईरान के हक में है, दे आर इन अ बेटर पोजीशन। कि वेस्ट में भी एक ओपिनियन जो है वो यही है कि ये वॉर इम्पोज की गई यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल ने ईरान के ऊपर, और इलीगल वॉर है, इसीलिए उन्होंने साथ नहीं दिया यूनाइटेड स्टेट्स का। तो एक नॉन इशू तो नहीं, एक एनरिचमेंट के इशू या एनपीटी से निकलने की वजह से ईरान जो है एकदम से अपना जो गुडविल है, जो अभी एक तरह से कंपैशन है जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर, वो फिर एक नेगेटिव साइड पे चला जाएगा। सो दे माइट रिटेन दिस ऑप्शन बिकॉज ये ऑप्शन तो कभी भी वो निकल सकते हैं उसके अंदर, अभी शायद वो ना निकले। और दूसरी बात ये है कि जो जून 2025 में इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को जो उन्होंने बॉम्बिंग की थी 12 डेज में 10 डेज जो बॉम्बिंग की B2 वगैरह, जिसपे ट्रम्प साहब ने कहा था कि जी हमने कंप्लीटली ऑब्लिटरेटेड ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, और इसराइल ने भी क्लेम किया, और फिर दोबारा से ये पता नहीं न्यूक्लियर Yeah. प्रोग्राम महीने के अंदर कैसे थ्रेट बन गया। तो वो डैमेज तो हुआ था, ईरान का कुछ ना कुछ डैमेजेस हुए होंगे, प्रॉब्लली वो जिस पोजीशन पे पहले थे उससे शायद पीछे होंगे। तो इस वक्त वो थ्रेशोल्ड क्रॉस करने की अगर पोजीशन में नहीं है तो फिर एनपीटी से निकलने का उनको शायद पॉलिटिकल एडवांटेज भी नहीं होगा, बल्कि डिसएडवांटेज ज्यादा होगा कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फिर उसको एकदम से वो न्यूक्लियर वेपन्स इशू जो ईरान का वो मेन लाइमलाइट पे आ जाएगा, और इसराइल और यूनाइटेड स्टेट्स फिर जस्टिफिकेशन बनाएंगे कि जी देखें हम तो पहले ही कह रहे थे कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन बनाना चाह रहा है, तो फिर वो बाकी भी वेस्टर्न कंट्रीज को। तो इस वक्त शायद वो ना निकले, लेकिन अगर ब्रेकडाउन हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू कर रहता है, तो फिर पॉसिबिलिटी बिल्कुल है जो कुछ भी उनके पास होगा, क्योंकि जब सारा प्रोसेस अगर कहीं डेड एंड पे पहुंच गया तो फिर शायद वो इस ऑप्शन को वो यूज करें, और बना सकते हैं ना बना सकते हैं, लेकिन सिग्नलिंग के तौर पे शायद वो इसको आगे कर सके। अच्छा, ये तो था। फिर सेवंथ है रिमूविंग ऑफ सैंक्शंस। आई थिंक वो भी एक लेजिटिमेट है कि 47 इयर्स जब से रिजीम आई है और इन पर सैंक्शंस लगी हो, काफी क्रिपलिंग सैंक्शंस है कि जो लोगों को अफेक्ट करती है उनकी डे टू डे वर्किंग की, कि दुनिया से आपने कट ऑफ कर दिया, उनके जो पैसे बाहर पड़े हुए हैं वो भी आपने नहीं रिलीज करते। तो ईरान तो यही चाहता है कि आपने वॉर पूरी करके देख ली है, आप अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं है, आप इसको वर्केबल अगर रिलेशनशिप्स बनाने हैं तो फिर देन नॉर्मलाइज करें। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि ईरान जो है दुनिया के साथ ट्रेड कर सके, दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात कर सके, तो वो सैंक्शंस का होगा।
इसमें सैंक्शंस का ये भी है ना कि बिकॉज जैसे आपने कहा 47 इयर्स, इतने डेकेड से वो सैंक्शंस, कितनी क्रिप्टिंग सैंक्शंस, और उन्होंने देख लिया कि डिस्पाइट दैट, दुनिया को भी नजर आ रहा है कि डिस्पाइट तो सैंक्शंस इतने डेकेड्स के, जो वो चाह रहे थे अचीव करना वो अचीव नहीं हो सका. इट एक्चुअली एंडेड अप मेकिंग द पब्लिक मोर रेजिलिएंट, रैलिंग बिहाइंड द लीडरशिप, और उस सिचुएशन में रहने के बावजूद भी उन्होंने कितना सख्त, कितना तगड़ा मिलिट्री रिस्पॉन्स दिया है. सो सैंक्शंस की शायद जो एफिकेसी है वो भी अब इस तरह से चैलेंज हो चुकी है कि probably agreeing to this and making Iran, a more responsive member of the international community, more inclusive, उसकी appetite शायद होगी कि हम sanctions lift कर लें. एब्सोल्युटली, आई थिंक ए वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि ये जो आउटकम आपने देख लिया सैंक्शंस का, कि आप कंट्री को बिल्कुल कट ऑफ करते हैं, लेकिन जब उसको, अगर वो नेशन खड़ी हो जाती तो आप उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते हो, मिलिटरीली डिफीट. तो ये एक लेसन है फॉर अदर कंट्री जो सैंक्शन से घबराते हैं और वो एकदम से अपनी पॉलिसी जो है प्रेशर में आ जाते हैं कि इन सैंक्शंस को वेस्ट ने बहुत यूज कर लिया, मिस यूज कर लिया. आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करना चाहिए. सैंक्शंस अगर हो भी, अगर कौम एक साथ चलती रहे और आपकी लीडरशिप सही हो तो फिर आपको कोई डिफीट नहीं कर सकता, कोई हार्म नहीं कर सकता. तो ईरान ने ये बड़ा अच्छा लेसन दिया बाकी कंट्रीज को, डेवलपिंग कंट्रीज बिल्कुल. इंक्लूडिंग आवर्स, के सैंक्शन से आपको घबराना नहीं है. ठीक है. ओके. फिर इसी के साथ जो एक एफिलिएटेड है सेकेंडरी सैंक्शंस का. आई थिंक वो सेकेंडरी सैंक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट हम जैसे कंट्री, मतलब जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए आता है, जो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, उनको उन्होंने कहा कि जी अगर आप इनके साथ, ईरान के साथ ट्रेड करेंगे, आप इनसे ऑयल लेंगे, तो हम आप पे भी सैंक्शंस लगा देंगे, और वो कंपनीज जो भी इनके साथ बिजनेस करेंगी, तो हमारा जो ऑयल पाइपलाइन ईरान और पाकिस्तान की, आपने देखा कि वो जब भी बात होती थी, और आज अगर वो ऑयल पाइपलाइन होती ईरान की, तो ये आपको हरमुज का जो इतना बड़ा सेटबैक ना होता. तो ऑल्टरनेट आपके पास मीन्स होते हैं, जैसे हम सेंट्रल एशिया से भी लाना चाहते हैं, लेकिन ईरान से तो सबसे इजी है. तो ये अगर ये भी एग्री हो जाता है तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होगा कि फिर हम इनके साथ, ईरान के साथ ट्रेड कर सकते हैं, और ईरान से हम ऑयल ले सकते हैं और अपने भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं. सो आई थिंक दैट वुड डायरेक्टली अफेक्ट कंट्रीज लाइक अस जो उनके साथ हैं. अच्छा, 9 जो है पॉइंट है उनका कि टर्मिनेशन ऑफ ऑल रेजोल्यूशंस अगेंस्ट ईरान बाय द आईईए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स. ये वो न्यूक्लियर से सारा आ जाता है, क्योंकि आईईए को, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो कि पीसफुल एप्लीकेशंस के लिए खाली काम करती है, उनका वेपन से ताल्लुक नहीं होता. वो खाली कहते हैं कि जी सेफ गार्ड्स कोई कंट्री बाइट कर रहा है या नहीं कर रहा है, जो नहीं कर रहा है उसको वो सिक्योरिटी काउंसिल को रेफर कर देते हैं. तो उन्होंने जो रेजोल्यूशंस पास की हुई हैं उसमें हम देखा कि ठीक है, ईरान की कुछ चीजें डिक्लेयर नहीं थी, जिसकी वजह से उनका वो था कि जी ये हम कॉन्फिडेंस से कह नहीं सकते कि जी ईरान का वो मिलिट्री साइड पे डाइवर्जन है या नहीं है. तो उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल को रेफर कर दिया रेजोल्यूशन से. लेकिन अक्सर औकात आईईए को पॉलिटिकली यूज किया गया है अगेंस्ट कंट्रीज, ईरान के खिलाफ और भी कंट्रीज के खिलाफ. अब इसी से अंदाजा कर लें कि जो रीसेंट अटैक है, जो सॉरी जो जून वाला अटैक है, जो लास्ट ईयर उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे, एक दिन पहले आईईए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स उसको डिक्लेयर करता है कि ईरान इज नॉन कंप्लायंस विद द आईईए उसके सेफगार्ड्स के लिए, और नेक्स्ट डे जो है इसराइल अटैक कर देता है. तो जो अटैक की प्लानिंग तो एक दिन में नहीं होती, वो काफी दिनों पहले हुआ. तो कोरियोग्राफ किया गया था, वो आईईए की रेजोल्यूशन आनी थी, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने उसको फिर डिक्लेयर किया, और द वेरी नेक्स्ट डे इसराइल लॉन्च अटैक अगेंस्ट ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटीज, और फिर 10 दिन के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने भी किया. तो आईईए कई, और स्पेशली सिंस आई एम नॉट एन ऑफिशियल, तो आई कैन से, और कुछ जो हम जैसे उनका पढ़ा है, जो उनके आईईए के डायरेक्टर जनरल हैं ग्रोसी साहब, उन्होंने तो अभी ओपनली अपना डिक्लेयर कर दिया कैंडिडेचर यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल के लिए. तो वो सेक्रेटरी जनरल तो वही बनता है जो यूनाइटेड स्टेट्स के गुड बुक्स में होता है या उनके इंटरेस्ट को अलाइन रखता है. हमने देखा था जो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की सारी डिबेट थी, किस तरह से फौजी साहब जो है वो क्राइटेरिया भी ला रहे थे इंडिया के लिए, और एक्सेप्शन भी क्रिएट कर रहे थे, और हमें कन्विंस कर रहे थे पाकिस्तान को कि जी आप ये चीजें मान जाइए करें, और हम. तो उन्होंने, और फिर ही इज द ओनली वन के जो एनएसजी के सब्सिक्वेंट चेयर रहे, फिर आईए के बोर्ड ऑफ आईए के डीजी रहे, और आप वो सिक्योरिटी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल के लिए कैंडिडेचर कर रहे हैं. और वो लाइकली हो भी जाएगा, बिकॉज उन्होंने जितना ड्यूटीफुली और बिल्कुल ओबीडियंटली यूनाइटेड स्टेट्स के इंटरेस्ट को सर्व किया है,
तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये पोलिटिसाइज हुआ है जो वो करते हैं, जो मतलब मेरा ये पर्सनल ख्याल। फाइनल जो है, जो ईरान की डिमांड है कि टर्मिनेशन ऑफ ऑल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस, जो ईरान के उस पर थी कि नॉन कंप्लायंस वगैरह की और उन पे बहुत सारी ह्यूमन राइट्स वगैरह की, आई थिंक ये चीजें सारी निगोशिएबल है। एक दो चीज होगी जिसपे वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट वगैरह के बारे में बात होगी जिसपे वो कहेंगे, और हरमोज के ऊपर शायद तो ये होगा। लेकिन चूंकि ये अभी शुरू होंगी डिस्कशंस, फिर वो निगोशिएशंस किस तरह से डेवलप होती हैं, इवॉल्व होती हैं। मेरा पर्सनल ये है कि जेडी वांस को भेजने का ये है कि जेडी वांस ने कुछ थोड़ा से पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर रिलेटिवली वो उन्होंने इतनी हॉकिश पोजीशन नहीं ली हुई थी, तो वो एक एक्सेप्टेबिलिटी भी आ जाती है कि जी आप जिससे बात करना चाहते हैं वो सुनेगा आपकी बात। अब लेकिन बैक एंड पे कितना प्रेशर उन पे होता है डेफिनेटली। और फिर हमने जैसे स्पॉयलर्स की बात की है, कुछ होंगी चीजें, हो भी सकता है ड्यूरिंग दीज टॉक्स पे अटैक्स वगैरह भी होंगे। फिर हमारे नेबर जैसे हैं वो दे आर एक्सट्रीमली अनहैप्पी कि इस्लामाबाद अकॉर्ड किस तरह से होगा, तो वो स्पॉइलर किसी और फॉर्म में भी आ सकते हैं डिप्लोमेटिकली। तो बिल्कुल। पुश, और वो इसराइल को भी पुश करेंगे कि जी डू योर बेस्ट एंड स्पॉइल दिस एफर्ट, ताकि इस्लामाबाद अकॉर्ड के नाम से हिस्ट्री में ना जाए, बिकॉज दिस इज सिग्निफिकेंट कि यस। ग्लोबल क्राइसिस था जिसके अंदर पॉसिबिलिटी थी कि कुछ भी हो सकता था, और फिर उसको रोकना आसान काम नहीं था, और उसमें हम सारे अफेक्ट होते थे और पूरी दुनिया अफेक्ट होती थी। तो उस ब्रिंक से लाना एक पाकिस्तान की एक अचीवमेंट तो है डिप्लोमेसी की, एंड ऑल हैट्स मद हैट्स ऑफ टू फॉरेन ऑफिस डिप्लोमेट्स हैं जो पहले भी कितने सख्त हालात में परफॉर्म करते रहे, एंड दे हैव डिलीवर्ड अगेन। ऑल द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, तो इस चीज का क्रेडिट तो उनका है जो इसके अंदर एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। लेकिन ये जो स्पॉयलर्स हैं, दे डोंट लाइक, इवन एट द कॉस्ट ऑफ अ वर्ल्ड वॉर, दे वुड वांट कि जी इस्लामाबाद अकॉर्ड ना हो। तो इसराइल और इंडिया का हमें पता है कि कितना क्लोज उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। जस्ट बिफोर द अटैक तो मोदी साहब और नेतन्याहू तो आपस में मिले थे। तो इस तरह की चीजें हो सकती हैं, कुछ इवेंट्स पाकिस्तान में भी वो इस तरह कर सकते हैं। बिल्कुल, आई एग्री। और स्पेशली क्योंकि हम इस पे जो भी जो पाकिस्तान का जो रोल रहा है उस पे जो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर इन इंडिया, वो तो हमारे सामने है। एंड देन ऑल्सो कीपिंग इन माइंड के लास्ट ईयर का जो मई 2025 कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसमें द वे दैट पाकिस्तान प्रिवेल्ड मिलिटरीली, एंड ऑल्सो द जिस तरह से इंडिया पिछले साल चाह रहा था पाकिस्तान को आइसोलेट करना डिप्लोमेटिकली, वो ग्लोबली वो अचीव नहीं कर पाया। उसके बाद से भी जो हमारी एक वी हैड अ वेरी सक्सेसफुल डिप्लोमेटिक एक्टिविटी आफ्टर द कॉन्फ्लिक्ट एज वेल। सो वो एक चीज जो है क्यूमुलेटिव एक जो इफेक्ट इसका बन रहा है, और जिस तरह से भी हम देख रहे हैं एज यू वेरी राइटली पॉइंटेड आउट कि जो एक हमारा एक इतना सिग्निफिकेंट जो रोल एक है, बिल्कुल दे वुड एब्सोल्युटली बी अ लॉट ऑफ ऑपोजिशन टू इट। एंड आई थिंक इंडिया की जो एक इसमें जो एक चीज सिग्निफिकेंट मुझे लगी है कि जो इंडिया का एक ट्रेडिशनल जो रहा है ना कि हम नॉन अलाइंड है, हम न्यूट्रल पार्टी का रोल प्ले कर रहे हैं। इस ईरान कॉन्फ्लिक्ट में वो जो चीज है दैट इज कम्प्लीटली बिन आई थिंक साइडलाइन, बिकॉज इट हैज बिन वेरी ऑब्वियस। चाहे वो जब इन्होंने ईरान की शिप को अटैक किया था, विच वाज राइट आफ्टर दे डिड दोज एक्सरसाइजेस इंडिया में, जो उनकी नेवी जो शिप थी उसको अटैक किया, या फिर अभी हम जिस तरह से देख रहे हैं कि इवन इन दिस ऑनगोइंग प्रोसेस रादर देन अपलॉडिंग और इनकरेजिंग कि पीस की तरफ चीजों को लेकर जाएं, they have very obviously taken a side, which is the Israel-US side. तो वो जो एक non alignment या जो neutrality, जो एक responsible global player का या responsible regional power का जो role है, जो किरदार इंडिया अपने लिए कहता है कि उसका है, वो चीज़ मेरे ख्याल में काफी ज्यादा चैलेंज हुई है। So it would be interesting to see कि moving forward किस तरह से what role they play and how things turn out. एब्सोल्युटली, आई फुली एग्री आपका जो ये एनालिसिस था। और बस जस्ट बिफोर कंक्लूडिंग, बिकॉज ये फिर हम नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर हम फ्यूचर के बारे में बात करेंगे, उस वक्त तक टॉक्स का भी जरा क्लैरिटी आ जाएगी। इंडिया जो हमेशा से अपने आप को प्रोजेक्ट करता रहा है कि नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर टूवर्ड्स फॉर द रीजन, हमने तो कभी क्लेम नहीं किया वी आर अ रिलेटिवली स्मॉलर कंट्री, बट दीज एक्शंस आई थिंक वी हैव इमर्ज्ड एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर फॉर द रीजन एंड द ग्लोब, at least being as a peacemaker, not कि military instrument से हम कोई security provide कर रहे हैं, by trying to bring peace in this region. So thank you very much for having me. और I think we can conclude over here, and next segment पे हम देखते हैं future outlook पे, उस वक्त जरा clarity भी आ जाए कि negotiations और discussions किस तरह से चलती है। बिल्कुल, absolutely, and I think it will just be in a few more days. So next week, let's come back with another episode.
and see how this plays out. Thank you. This was a good discussion. Right. Thank you.